ओके। सो यहाँ पे वो असाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि जैसे आपको अगर सी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 10 आइटम कैटेगरी डिटरमाइन होगी, राइट? जहाँ पे भी नॉर्मल मटेरियल है आपका। कैटेगरी है हम्म। और उसके बाद एक YTAN भी स्टैंडर्ड आइटम कैटेगरी है। नहीं नहीं, तो एक ये करना पड़ेगा आपको, मैं दिखाता हूँ। उसी के अंदर ये जो मैनुअल जो दिख रहा है ना आपको, मैनुअल आइटम कैटेगरीज, तो यहाँ पे वो आपको असाइन करके रखनी है, ठीक है। तो देखो ये वाले सिनेरियो में क्या होता है, अगर आपकी ऑर्डर नॉर्मल है एंड आपने जो मटेरियल एंटर किया वो भी नॉर्मल है, ठीक है। सो उस केस में आपके मटेरियल को 10 आइटम कैटेगरी असाइन होगी, करेक्ट है। बट आपने डिसाइड किया कि अभी प्रोडक्ट तो है नहीं, तो हमें वेंडर को बोलना पड़ेगा डिलीवरी करने के लिए, तो उस केस में हमें आइटम कैटेगरी को चेंज करना पड़ेगा TAS में। बट वो तभी आप चेंज कर पाओगे जब यहाँ पे आपने सेकेंडरी आइटम कैटेगरी का ऑप्शन भी असाइन करके रखा होगा। तो जैसे ये टैब टैग QTNN जो दिख रही है, इसका मतलब आप चेंज कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ। सर मतलब वो मैनुअल आइटम कैटेगरी अपन मल्टीपल चूज करके रख सकते हाँ, पहले से। करेक्ट, डिपेंड ऑन द सिचुएशन यू कैन चेंज द आइटम कैटेगरी ऑन द सेल्स ऑर्डर। हाँ मतलब इन केस थर्ड पार्टी का सिनारियो आया तो वहाँ पे टैक्स अपन मतलब दे सकते ऑर्डर में, राइट टैक्स ला राइट, सकते। करेक्ट करेक्ट। ओके। ना जैसे अभी देखो ये नॉर्मल केस में क्या हो रहा है कि सिस्टम विल बाय डिफॉल्ट टैन को असाइन करेगा। नो आइटम कैटेगरी अवेलेबल फॉर फ्री। एनी आइडिया व्हाट इज दिस एरर? अब देखो ये रियल टाइम सिनेरियोज है, मतलब जैसे इंडस्ट्री में आपको इश्यूज आपको सॉल्व करने पे ऐसे ही ये इश्यूज है अभी, ठीक है। कोई बता सकता है, एनी गैस? सर मटेरियल मास्टर में सेल्स ऑफ 2 में मटेरियल कैटेगरी कंफर्म करना, आइटम मटेरियल, कैटेगरी सॉरी, अच्छा। मटेरियल मास्टर में सेल्स ऑफ 2 में आइटम कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं मतलब वो तो ऑटोमेटिकली आएगा ना, हमें सेलेक्ट कुछ नहीं करना अभी। अभी कुछ तो गड़बड़ हुई है असाइनमेंट में, दैट इज व्हाई सिस्टम इज नॉट डिटरमाइनिंग द आइटम कैटेगरी हियर। तो दिस इज रियल टाइम सिनेरियो, रियल टाइम इशू, ये ऐसे ही आता है, ऐसे इशू भी आएंगे आपको। नो आइटम कैटेगरी अवेलेबल। अब देखो एरर जब भी आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरर है, वार्निंग मैसेज है, एरर है। एरर है ना। ओके, तो क्या हो सकता है, एनी गैस? कोई ट्राई करना चाहेगा? गलत तो गलत, कोई दिक्कत नहीं। कैटेगरी असाइन नहीं की है सर। कैटेगरी असाइन नहीं, ठीक है, ओके। और आइटम यूज सर ये आइटम आइटम कैटेगरी यूसेज ग्रुप, आइटम कैटेगरी ग्रुप नहीं होगा सर। ओके, और बताओ और। सर आइटम यूसेज में हम्म मतलब हमने जिस ऑर्डर के ऊपर मटेरियल के ऊपर फ्री किया था वो मटेरियल एंटर नहीं किया, इसीलिए एरर आया। आई मीन यू आर नियर टू इट, गुड ट्राई। ठीक सर है। जनरल आइटम कैटेगरी ग्रुप मेंटेन नहीं किया होगा। जनरल आइटम कैटेगरी, नो नो, जनरल आइटम कैटेगरी का ही नहीं इशू। तो देखो जब भी आपको एरर्स आते हैं ना, तो सबसे पहले तो उसको ध्यान से देख लिया करो कि क्या है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब जो भी एरर दिखता है ना, तो उसको डबल क्लिक करके और आइटम उसके डिटेल्स आप पढ़ लो, ठीक है। अब देखो, अब इसको पढ़ो ठीक से कि कुछ समझ रहे हैं क्या। might be item category is not assigned to sales document. नहीं, आइटम कैटेगरी असाइनमेंट है। नो, ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ो। नो आइटम कैटेगरी कुड बी डिटरमाइन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ OR001। मतलब अब आपको यहाँ पे समझना है कि जो कॉम्बिनेशन है, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, उस उन आई मीन जो इनपुट है उसके लिए जो असाइनमेंट है शायद उसमें Item गड़बड़। category determine ही नहीं हो रही है because sales हाँ document plus item category group plus item usage assign नहीं है एक दूसरे से। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन, अब ये आइटम, इसमें आइटम कैटेगरी ग्रुप किसी ने चेंज कर दिया है क्या? लेट मी सी। That's why it is not determined. तो अभी देखो, आपको पता है कि आइटम कैटेगरी कैसे डिटरमाइन होती है, आपको रूल पता है, राइट? सेल डॉक्यूमेंट टाइप, आइटम कैटेगरी ग्रुप, आइटम यूजर्स एंड हायर लेवल आइटम कैटेगरी, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आप जो इनपुट दे रहे हो उस बेसिस पे आपका जो बैकएंड में डिटर्मिनेशन है वो सही से मेंटेन है क्या नहीं, वो आपको चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल।
ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो मुझे इस एरर में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सिस्टम देखो 0001 को पिक कर रहा है, मतलब जो आइटम कैटेगरी ग्रुप है वो 0001 उठा रहा है, विच इज मेक टू ऑर्डर एंड विच इज नॉट करेक्ट, राइट। तो मेक टू ऑर्डर हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं, सॉरी। ओके, सो देखो यहाँ पे 0001 पिक कर रहा है आइटम कैटेगरी ग्रुप, विच इज नॉट करेक्ट। हमारा मटेरियल जो है नॉर्मल मटेरियल है। ओके, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए मतलब सिस्टम को कौन सा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, बाय गिविंग द इनपुट ये वाला, order type is over, item category group system is getting 0001 and this item users is getting as a free। तो इस combinations के लिए मिसिंग होगा हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो मिसिंग होगा, बट उससे भी पहले कि 0001 क्यों है यहाँ पे, विच इज नॉट करेक्ट। हमारा जो मटेरियल नॉर्मल मटेरियल है, तो इट मीन्स किसी ने मास्टर डेटा में कुछ चेंज किया होगा मटेरियल ग्रुप को, आइटम कैटेगरी ग्रुप को, या फिर बैकएंड में असाइनमेंट में चेंज किया है कुछ। तो ठीक है, तो पहले देखते हैं कि जो हमारा मटेरियल है उसमें आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या मेंटेन्ड है। ओके, so this should be normal, not 0001। तो अगर आपको रूल पता है तो आप इजीली इशू को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो सेल चल रहा है जिसके लिए आपने ऑर्डर क्रिएट किए उस कॉम्बिनेशन के लिए आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कुछ बांस मेंटेन करके रखा है। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट एंड हियर यू कैन से, अब देखो यहाँ पे किसी ने तो भी मेटल मास्टर के साथ आई मीन गलत डेटा मेंटेन किया है। ओके, एक साइड पे हम बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी आइटम है और दूसरे साइड में हम सिस्टम को ये बता रहे हैं कि ये मेक टू ऑर्डर है। अब सिस्टम कंफ्यूज हो रहा है कि है क्या, थर्ड पार्टी आइटम या मेक टू ऑर्डर आइटम है। ओके, तो आई डोंट नो ये किसने किया है, बट वी कैन सी द लॉग्स ऑल्सो। ओके, ओके, अमोल है कोई हमारे ग्रुप से? यस सर। आपने किया था क्या चेंज नॉर्मल से 0001? हाँ, मैं चेक कर रहा था, वही प्रॉब्लम आ रहा था मुझे। अच्छा, नहीं तो हमेशा जैसे आपको चेंज कर देते ना वापस उसको रिस्टोर कर दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल कर दो बिकॉज ये मटेरियल नॉर्मल आइटम है। ओके, एंड यहाँ पे जो जनरल आइटम कैटेगरी ग्रुप ये भी नॉर्मल होना चाहिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हो गया नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, तो आइटम कैटेगरी ग्रुप तो हमने क्लियर कर दिया। ओके, अब दूसरा जो प्रॉब्लम है कि इसके लिए फ्री भी मेंटेन्ड है। ठीक है, तो हमें आइटम यूजर्स में जाके सॉरी CMR में जाके आइटम यूजर्स को भी निकालना पड़ेगा, तो वो भी हट जाएगा फिर वहाँ से। ठीक है, तो इस मटेरियल के लिए हमारा जो CMR है वो मेंटेन्ड है, तो यहाँ से मैं आके इसको निकाल देता हूँ बिकॉज इसके वजह से भी मतलब हमें मटेरियल को फ्री नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल चार्ज करना है कस्टमर को। तो मैंने ये भी निकाल दिया यहाँ से। ओके, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, तो अभी डिटरमाइन हो गई है। ऑलराइट, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत आइटम कैटेगरी, आपको कुछ फ्री कर देना है यहाँ पे। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे इतनी सारी लिस्ट आपको दिख रही है कि इतने सारे आइटम कैटेगरीज आप चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, तो आपको क्या करना है उस केस में, ये एडिटेबल होता है वैसे, बट पता नहीं अभी यहाँ पे क्यों एडिटेबल नहीं है। बट अगर आपको पता है कौन से आइटम कैटेगरी असाइन करना है, तो आप जब मटेरियल को क्रिएट कर रहे हो तभी आप आइटम कैटेगरी को असाइन कर दो। सपोज आपको फ्री कर देना है ये आइटम, तो सीधे आप ऐसे आइटम कैटेगरी को भी असाइन कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, अभी वहाँ पे आइटम कैटेगरी में जो अभी आपने वहाँ पे क्लिक किया था तो लिस्ट आ गई थी पूरी आइटम कैटेगरीज की। तो असाइनमेंट के टाइम पे जहाँ पे मैनुअल आइटम कैटेगरी है वहाँ पे वो सब ऑलरेडी असाइन थे, इसलिए उतनी लिस्ट है ना वहाँ पे। हाँ, मतलब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं।
जो हमारा कॉम्बिनेशन है ना नॉर्मल ये वाला, ओके। तो देखो यहाँ पे हमने क्या हाँ, सिलेक्ट तो करके रखा है, बाय डिफॉल्ट टैन आएगी, ओके। बट अगर आपको हाँ, चेंज करना है, इफ यू वांट एनी सेकेंडरी आइटम कैटेगरी, देन यू हैव टू असाइन इन हियर मैनुअल आइटम कैटेगरी। तो ओके, आप ओके, इसको मैनुअली, ओके, अब ये जो आपको लिस्ट दिख रही है यहाँ पे, जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ, ये जो लिस्ट आपको जो शो हो रही है, ये इसलिए हो रही हाँ, है, ये जो टैब टैक्यू टी एन अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे असाइन है मैनुअल आइटम कैटेगरीज में। अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन राइट में करूँ तो ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी असाइन है टैब। देखो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे दिख रही है लिस्ट, हाँ, है ना। तो अगर यहाँ पे आपने मैनुअल आइटम कैटेगरीज में असाइन करके रखा होगा तभी आप उसको चेंज कर सकते हो, ओके। अब मान लो यहाँ पे कोई ऐसी आइटम कैटेगरी है जो है ही नहीं, मतलब इस लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है, तो वो असाइन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब वैसे ये तो गलत है बट जैसे एक रिटर्न की आइटम कैटेगरी मेंशन करता हूँ, तो देखो सिस्टम एरर थ्रो करता है। क्यों करता है? बिकॉज यहाँ पे इस लिस्ट में वो है ही नहीं एज सेकेंडरी आइटम कैटेगरी, ओके। ओके, तो अगर रिक्वायरमेंट आती है तो आपको मैनुअल आइटम कैटेगरीज को भी असाइन करके रखना है, तो आपके लिए अच्छा है। मतलब अगर आपको फ्री करना है तो आप बस टी एन एन असाइन कर दो, राइट। अगर आपको थर्ड हाँ, पार्टी करना है तो आप टी एस चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ये आएगी जब भी आप ऑर्डर बनाओगे, तो बाय डिफॉल्ट हम्म, सिस्टम इसको पिक करेगा, ठीक है, क्लियर। yeah. और कोई क्वेश्चन, किसी को कंफ्यूजन? आई मीन यहाँ पे क्या, हियर? हाँ हाँ हाँ, मैन्युअल आइटम कैटेगरी मध्ये. नहीं, तो ये आपको बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस। आपके बिजनेस प्रोसेस क्या है वो समझ के आपको यहाँ पे अलाउ करना है। मतलब ऐसे नहीं कि सारी ओके. की सारी आइटम कैटेगरीज असाइन करके रखना है। आपके क्लाइंट की हम्म. रिक्वायरमेंट क्या है उस बेसिस पे आपको यहाँ पे डिसाइड, जैसे आपका क्लाइंट अगर बोल रहा है कि नहीं हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम खुद डिलीवर करेंगे, तो उसमें उस केस में वी नीड अ टैन, बट वी हैव अ सेकंड ऑप्शन हम्म. कि अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है देन वी विल डिलीवर इट वाया वेंडर। तो उस केस में टैस आइटम ओके. कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट जो होगी वो टैन होनी चाहिए, ओके। बट सेकेंडरी हाँ. आपके क्लाइंट को टैस भी चाहिए, बिकॉज वो लोग ऑन मोमेंट थर्ड डिसाइड पार्टी. करेंगे थर्ड हाँ. पार्टी की देना है कि नहीं, तो वो भी आपको ऐड करना यस. है। फिर आपने क्लाइंट को बोला कि नहीं ओके. मुझे कभी कभी उस आइटम को फ्री भी करना है कस्टमर को, तो इसका मतलब यू नीड अ हाँ. टी एन एन ऑल्सो, ओके। TANN. हाँ. हाँ, फिर अगर वो टैप टैकू का मैंने बताया था, राइट, बॉम्ब का सिनेरियो बताया हाँ. था एक, याद है कि अगर आपको हाँ. मेन हाँ. हाँ. आइटम पे चार्ज करना है तो आप टैप को यूज करोगे, ओके। अगर आपको सब आइटम पे चार्ज करना है तो टैन यूज करोगे, राइट। तो उस सिनेरियो बेसिस ओके. पे और अंडरस्टैंडिंग सी, इसलिए आपको जो कंसल्टेंट का जो काम होता है ना, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस कि उनके प्रोसेसेस हम्म. क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट लाइक आपको ये पूरा सेटअप करके देना होता है बिजनेस को, ओके। ओके. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करें फिर, अगर कोई क्वेश्चन किसी को कुछ इशू नहीं है तो विल सी शेड्यूल एंड कैटेगरी, सब लोग Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, sir. ऑलराइट, तो देखते नाउ थर्ड सेक्शन विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि पूरे डॉक्यूमेंट को कैसे कॉन्फ़िग करना है, मतलब नॉर्मल ऑर्डर कोटेशन ऑल, ठीक है, और भी आगे देखेंगे हम लोग। एंड उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू कंट्रोल द मटेरियल, हाउ टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ योर आइटम मटेरियल, ओके, वो भी हमने सेट कर दिया। अब नेक्स्ट है डिलीवरी पर्सपेक्टिव से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शेड्यूल लाइन कैटेगरी। आपके शेड्यूलिंग को कैसे कंट्रोल करना है, डिलीवरी डेट्स को कैसे कंट्रोल करना है, वो भी हमें देखना है अभी, ओके। तो यू नो वी हैव थ्री सेक्शंस, हेडर सेक्शन, आइटम सेक्शन। अभी आपको यहाँ तक तो आइटम सेक्शन तो क्लियर है। अब थर्ड सेक्शन जो है वो भी हमें देखना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। शेड्यूल लाइन बेसिस पे हमारी डिलीवरी डेट्स अफेक्ट होती है, डिलीवरी हमारी कंट्रोल होती है इन शॉर्ट में, ठीक है। तो पहले डिलीवरी आई मीन इसमें शेड्यूल लाइन में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज देयर इन शेड्यूल लाइन सेक्शन विच कंट्रोल द शेड्यूलिंग ऑफ योर ऑर्डर्स, ठीक है। तो लेट मी ओपन दिस, क्रैप।
Okay, तो थर्ड सेक्शन इज शेड्यूल लाइन सेक्शन एंड शेड्यूल लाइन के अंदर व्हाट वी सी इज व्हाट इज द यूज ऑफ शेड्यूल लाइन कैटेगरी, यू नो दैट it gives you the confirmed delivery dates and confirmed quantity details. Okay, but अब question is कि how system calculated dates. Okay, how system calculated dates and how system confirms the quantity. Okay, तो यहाँ पे ये होती है schedule line category. जैसे हमारी आइटम कैटेगरी थी ये वाली, जो आपके मटेरियल की बिहेवियर को कंट्रोल करे, जैसे प्राइसिंग होगी कि नहीं, मटेरियल डिलीवरेबल है या नहीं. ओके, फिर उसके बाद में बिलिंग कैसे होगी, राइट. तो ये सारे जो कंट्रोल से रिलेटेड टू आइटम, ये आपकी आइटम कैटेगरी कंट्रोल कर रही है, डिसाइड कर रही है. बट अब डिलीवरी डेट्स की बारी जब आती है, जैसे कंफर्मेशन ऑफ दिस क्वांटिटी हो गई या कैलकुलेशन ऑफ द डिलीवरी डेट्स हो गई. ओके, तो ये सब इस शेड्यूल लाइन कैटेगरी से कंट्रोल होता है. तो ये 2 डिजिट की होती है, हमारी आइटम कैटेगरी 3 या 4 डिजिट की होती है, बट जो शेड्यूल लाइन कैटेगरी होती है वो होती है 2 डिजिट की. बट सब पहले ये क्लियर है किसी को, आई मीन सबको, कि ये शेड्यूल लाइन होती क्या है, आई मीन व्हाट इज द यूज ऑफ इट. अभी किसी को क्वेश्चन है क्या उसमें, या मैं एक बार रिपीट करूँ एंड देन आई शैल मूव टू दिस कैटेगरी डिटर्मिनेशन. हाउ यू वांट टू गो? अगर किसी को क्लियर नहीं तो आई रिपीट, नो इशू. सर एक बार बताओ. ओके, देखो शेड्यूल लाइन होता क्या है बेसिकली, जब भी आप आपके मटेरियल को एंटर कर रहे हो, ओके, तो उसके साथ में सिस्टम कैलकुलेट सम डेट्स. मतलब ये जो आपको आपको जो डेट दिख रही है, ये जो डेट होती है, इट मीन्स ऑन दिस डेट कस्टमर को 100% डिलीवरी मिल जाएगी. दिस इज अ डेट, इज अ डिलीवरी डेट. इस दिन पे डिलीवरी हो जाएगी कस्टमर को. ओके, अब ये जो डेट दिख रही है उसके साथ में यू कैन सी कि आपने, अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ, ऐड 100 पीसेस. ओके, ओके, तो जैसे मैंने 100 क्वांटिटी ऐड कर दी, यू कैन सी सिस्टम इज शोइंग हियर लाइक कंफर्म क्वांटिटी इज 100. कंफर्म मतलब इस डेट पे 26 जनवरी को कस्टमर को 100% डिलीवरी मिल जाएगी. कितनी क्वांटिटी की? 100 क्वांटिटी की. ओके, अब ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, मतलब शेड्यूल लाइन जो होती है वो क्या करते हैं, आपको डिलीवरी डेट्स बताता है कि कब कब डिलीवरी होगी. अब मान लो कि यहाँ पे पूरी 100 क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, जस्ट 50 स्टॉक अवेलेबल है. ओके, सो यू हैव ऑर्डर 100 क्वांटिटी and system is showing on 26th of January you can deliver 50 quantity. अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो ओके, एंड ऑल्सो सिस्टम विल गिव यू द सेकंड डेट. मान लो कि यहाँ पे और एक डेट आ जाएगी 29th फॉर एग्जांपल. ओके, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी 50 एंड यहाँ पे मैं और एक 50 कर देता हूँ. ओके, तो ऐसे हो जाए. तो सिस्टम आपको ये भी बता देगा कि जो स्टॉक अवेलेबल नहीं है वो नेक्स्ट कब अवेलेबल होगा एंड उसकी डिलीवरी कब कर सकते हैं हम कस्टमर को. तो ये भी ऐसे दिखा देगा सिस्टम कि 50 क्वांटिटी वी कैन डिलीवर इट ऑन 26 एंड रिमेनिंग 50 क्वांटिटी वी कैन डिलीवर इट ऑन 29th जनवरी. तो शेड्यूल लाइन जो होती है आपकी शेड्यूलिंग, मतलब डिलीवरी की जो शेड्यूलिंग्स होती है उसकी डेट शो करता है विद कंफर्म क्वांटिटी. ओके, तो अब ये सब कैसे करता है सिस्टम. अब आई मीन फॉर सिस्टम इट्स वेरी लाइक कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर ये जो डेट आप जो देख रही हो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है. सबसे पहले तो आपका मटेरियल कब अवेलेबल हो रहा है. ओके, उसके बाद में आपका जो कस्टमर है उसके कैलेंडर के हिसाब से सिस्टम ये भी चेक करता है कस्टमर कब अवेलेबल होगा, आपके प्लांट के अंदर पिकिंग पैकिंग कब होगी, राइट. फिर बाकी जो रिसोर्सेज है जैसे लोडिंग एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट हो गया, फिर आपका प्लांट कब ऑपरेशनल है उसका भी कैलेंडर चेक होता है. ओके, द नंबर ऑफ आई मीन जो डिटेल्स होती है सिस्टम कैलकुलेट करता है, चेक करता है एंड उसके बाद ही सिस्टम ये डेट देता है. मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी डेट्स होती है. तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू. तो यहाँ पे यू कैन सी सिस्टम पहले तो ये देखता है कि मटेरियल कब अवेलेबल होगा बिकॉज उसी से सारी एक्टिविटी चालू होगी. अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट. नो पिकिंग पैकिंग कुछ नहीं हो सकता. तो सबसे पहले तो सिस्टम मटेरियल की अवेलेबिलिटी को चेक करता है कि मटेरियल कब अवेलेबल हो रहा है. ओके, अवेलेबिलिटी होने के बाद फिर बाकी की जो एक्टिविटी होती है वो स्टार्ट होती है, जैसे पिकिंग पैकिंग, है ना. फिर आपके मटेरियल का जो मूवमेंट होता है एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में. फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट होता है. सो यू कैन सी लोडिंग कब हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट कब हो रही है. ओके, फिर ट्रांसपोर्ट अरेंज होने के बाद लोडिंग की जो डेट है वो भी सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है. इसकी ये डेट्स कैलकुलेट करने के लिए भी सिस्टम को बहुत कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है, वो अलग स्टोरी है. उसके बाद में गुड्स इशू कब हो रहा है. गुड्स इशू मतलब कि जब आपका ट्रक रेडी है विथ पैकेजिंग, जब वो प्लांट से निकल जाता है, दैट प्रोसेस वी कॉल इट एज अ गुड्स इशू. ओके, तो गुड्स इशू कब होगा. गुड्स इशू होने के बाद भी
आपका जो ट्रांजिशन टाइम होगा, मतलब आपके प्लांट से तो मेटल निकल चुका है, बट कस्टमर के डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसको जो रोड या रेल, जो भी आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, उससे भी सिस्टम को कितना टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, रूट मेंटेन होता है। ओके, तो ये रूट मतलब क्या होता है, जैसे आप जा रहे हो पुणे से गोवा, तो आप क्या करते हो, गूगल मैप पे लगाते हो कि लाइक योर डिपार्चर लोकेशन इज पुणे एंड डेस्टिनेशन इज गोवा। सो सिस्टम क्या करता है, जो गूगल मैप होता है वो आपको 3-4 रूट दिखा देता है कि कौन सा फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट रूट होगा आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे भी रूट वैसे ही होता है, उसमें टाइम भी कैलकुलेट होता है, डेज भी, अगर मतलब लंबा जर्नी तो डेज भी वो शो कर देगा आपको कितना टाइम एग्जैक्टली लग रहा है। ओके, सो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही रूट होता है। जैसे यहाँ पे देखो, मेटल इज गोइंग फ्रॉम पुणे टू दिल्ली एंड इट विल टेक 4 days टू रीच टू द डेस्टिनेशन एंड मेटल इज गोइंग वाया ट्रक। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो 24th को मेटल निकल रहा है एंड इट इज रीचिंग टू द कस्टमर लोकेशन एट 29, मतलब 5 days का टाइम है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेटल निकल रहा है 24th को एंड इट इज रीचिंग टू कस्टमर डेस्टिनेशन ऑन 29, मतलब टोटल अगर आप देखोगे 4 days का टाइम सिस्टम ने ट्रांजिशन टाइम कंसिडर कर लिया है। ओके, तो इतनी सारी सिस्टम चीज़ें कैलकुलेट कर लेता है, तब जाके ये जो फाइनल डेट जो हमें मिल रही है वो मिलती है। ठीक है, बट ये कैसे कंट्रोल हो रही है, इसके पीछे भी लॉजिक होता है, ये होता है इस कैटेगरी से कंट्रोल। ठीक है, इस पे आते हैं हम लोग, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि शेड्यूल लाइन्स का यूज़ क्या है। इट गिव्स द कंफर्म डिलीवरी डेट्स एंड कंफर्म क्वांटिटी डिटेल्स। तो अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो स्टॉक कब अवेलेबल होगा, ये भी सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है। ओके, तो इसके लिए बना है शेड्यूल लाइन कैटेगरी, मतलब शेड्यूल लाइन का जो सेक्शन है ये सारी डिलीवरी डेट्स को हमें शो करता है। ओके, अब ये जो कंट्रोल हो रहा है, ये जो सब कैलकुलेशंस हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, वो यहाँ से हो रहा है, इस कैटेगरी के बेसिस पे हो रही है। ओके, तो अगर मान लो कि आपका जो मेटल है ये नॉर्मल मेटल है, मैन्युफैक्चरेबल मेटल है, तो यहाँ पे जो कैटेगरी होगी वो भी ऐसी हुई कि वो चेक करे कि स्टॉक अवेलेबल है क्या नहीं। फिर उसके बाद में अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने की ज़रूरत है क्या नहीं। ओके, ज़रा बहुत सारी चीज़ें वो देखेंगे हम लोग इन डिटेल में। तो ये हो गया नॉर्मल आइटम का। अगर मैं सर्विस आइटम की बात करूँ तो यहाँ पे एक अलग से आइटम शेड्यूल एंड कैटेगरी आएगी। तो सर्विस मतलब क्या, देयर इज नो डिलीवरी एट ऑल, राइट। फिर भी शेड्यूल एंड कैटेगरी यहाँ पे डेट्स को शो कर रहा है। एनी रीजन, कोई बता सकता है कि वाई फॉर सर्विस ऑल्सो वी आर शोइंग द शेड्यूलिंग डेट्स, डिलीवरी डेट्स क्यों शो कर रहे हैं हम लोग फॉर सर्विस? Because on which date we are going to provide the service to inform customer. Okay, what else? Anyone can answer? For example, the installation for machines like. राइट, करेक्ट। सो सिंपल है उसका आंसर भी, जैसे आशीष ने हाँ, बताया, दैट इज करेक्ट कि आप कस्टमर को सर्विस कब देने वाले हो। जैसे आप भी अगर आपने भी किसी प्रोडक्ट, सपोज आपकी कार है और आपकी कार की आपने फिक्स कर दिया कि उसके रिपेयरिंग करने हैं, ठीक है, तो कंपनी से रिपेयरिंग होने वाली, तो आप भी क्या फॉलोअप करोगे ना कि सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये होगा कब होगी रिपेयरिंग मेरी, राइट। सो उस बेसिस पे जो उसका सिस्टम होगा कंपनी का, उस सिस्टम में वो चेक करेंगे कि आपके लिए ड्यू कब है ना। तो वो ड्यू कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेट पे सर्विस प्रोवाइड होगी, इसी डेट पे। इसलिए सर्विस के केस में भी डिलीवरी कब होगी उस सर्विस की, वो भी सिस्टम यहाँ पे बता देता है। ठीक है, अब सर्विस के लिए थोड़ा सा कंट्रोल अलग होता है कंपेयर टू नॉर्मल, जो हमारी प्रोडक्ट होता है कंपेयर टू सर्विस, उसमें अलग होता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी ये शेड्यूल एंड कैटेगरी है क्या, इसके अंदर वो सेटिंग क्या है जिसके थ्रू सिस्टम हमारी डिलीवरी डेट्स एंड कंफर्म क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है। ओके, सो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो जैसे आइटम कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही डिलीवरी डेट्स के लिए शेड्यूल एंड कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी और भी बहुत सारी है यहाँ पे, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये भी विदाउट डिलीवरी के लिए, आप ये भी सर्विस के लिए ये भी यूज़ कर सकते हो। जो हम लोग नॉर्मल केस में जो यूज़ करते हैं वो होती है सीपी, मतलब जो भी नॉर्मल आइटम है उस केस में यही हमें यूज़ करना है। हाँ, थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी आइटम है, थर्ड पार्टी अभी सबको पता है, राइट। तो उस केस में हम लोग CS को यूज़ करेंगे। ओके, तो इतने भी पता हो तो भी बहुत है, इसके अलावा और तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, इतनी सारी पता हो तो भी बहुत हो गया सिस्टम के अंदर। ऑलराइट, तो एक मिनट, मुझे वो डॉक्यूमेंट भी दिखाना था कि आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं शेड्यूल एंड कैटेगरी को। लेट मी ओपन दैट। ठीक है, तो ये हमारा जो नोट्स है उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं।
तो आप इसको रेफर कर लेना, इसके अंदर अच्छे से दिया है कि कैसे आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली 2 कीज़ है ये, देखो यहाँ पे अगर आपको शो हो रहा है, दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, एक मिनट, लेट मी एडजस्ट इट। देखो यहाँ पे आप सबसे पहले तो यहाँ पे 2 कीज़ को कंबाइन करके आपको शेड्यूल एंड कैटेगरी क्रिएट करनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको देखो कि आप डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा क्रिएट कर रहे हो। जैसे यू आर क्रिएटिंग इंक्वायरी, देन यू हैव टू यूज फर्स्ट लेटर एज ए। इफ यू आर क्रिएटिंग कोटेशन, देन यू हैव टू यूज फर्स्ट लेटर एज बी। If you are creating sales order, then you have to use first letter as C. And if you are creating return order, then first letter is D. Okay, ये तो हो गया ऑर्डर टाइप से रिलेटेड आपका कैरेक्टर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर आपको यूज करना है कि उस आइटम का यूज क्या है। ओके, मतलब सर्विस आइटम है, नॉर्मल आइटम है, उस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल ऑर्डर हम लोग सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, ओके। तो अगर सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर तो आ गया हमारा सी, ओके। एंड उस ऑर्डर के अंदर हम लोग जो मटेरियल एंटर कर रहे हैं वो नॉर्मल आइटम है, मैन्युफैक्चरेबल आइटम है, ओके। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा मतलब क्या, एमआरपी आएगी, ओके। तो कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग, कंबाइनिंग बाय दिस 2 लेटर्स। सो सेल्स ऑर्डर का सी एंड हमारा जो आइटम है वो एमआरपी वाला आइटम है, मतलब प्रोडक्शन वाला आइटम है। तो यहाँ पे हमें पी को कनेक्ट करना है। तो आपकी शेड्यूल एंड कैटेगरी क्या हो जाएगी, फॉर नॉर्मल आइटम मैन्युफैक्चरेबल आइटम इट इज सीपी, ओके। तो ये सीपी बन गई। अगर दूसरा केस सर्विस आइटम है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक तो सेल्स ऑर्डर आपका आ गया, उसका सी लेटर आपने ले लिया। अब आपका जो मटेरियल है वो क्या है, वो सर्विस आइटम है, ओके। तो सर्विस आइटम के केस में आपको क्या उठाना है, सी टी उठाना है। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आपकी शेड्यूल एंड कैटेगरी क्या बन जाएंगी, इट इज सी टी, ओके। फिर यहाँ पे दूसरा एक सिनेरियो ले लेते हैं। आप रिटर्न बना रहे हो, ओके। आपकी मतलब आपको रिटर्न आया है कस्टमर से, ऑलराइट, एंड आपको रिटर्न ऑर्डर बनाना है। अब रिटर्न ऑर्डर के केस में आपका जो मटेरियल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी हो चुकी थी, अब बस वो प्रोडक्ट वापस आ रहा है आपकी कंपनी में, ठीक है। तो अगर आप रिटर्न ऑर्डर बना रहे हो तो आपका जो फर्स्ट लेटर हो गया शेड्यूल एंड कैटेगरी का वो होगा डी। एंड जो मटेरियल है वो रिटर्न आ रहा है, ऑब्वियसली जो डिलीवरेबल आइटम होगा जो हमने मैन्युफैक्चर किया है वही प्रोडक्ट रिटर्न आएगा, सर्विस को तो रिटर्न नहीं कर सकते, राइट। तो उस केस में हमारा जो मेटल्स होगा वो पी होगा, या फिर ये वाला होगा, सॉरी नॉट पी, ये वाला नो प्लानिंग, ओके। बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो गया, उसकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बस वो वापस आ रहा है, तो इसका मतलब नो प्लानिंग, ओके। तो फिर हमारा जो शेड्यूल एंड कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी, डी एन इज लाइक द शेड्यूल एंड कैटेगरी फॉर रिटर्न, ओके। अब यहाँ पे ये कंजम्पशन बेस्ड छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं, आपको बस सर्विस पे फोकस करना है, और ये जो पी और ये जो एन है ना, नो प्लानिंग, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो अगर आप कोटेशन बना रहे हो तो नॉर्मल आइटम है, तो कौन सी आइटम कैटेगरी शेड्यूल एंड कैटेगरी आएगी, आप यहाँ पे बताओ। फॉर कोटेशन व्हाट इज द शेड्यूल एंड कैटेगरी सिस्टम विल डिटरमाइन फॉर नॉर्मल आइटम, BP. बीपी, राइट। एंड फॉर सर्विस आइटम BT. ऑल राइट, गुड, ओके, ठीक है। तो समझ गया, वैसे ये फॉर्मूला दिया है, बट अगर आप इतना भी याद रख लोगे तो भी बहुत है, मतलब इतनी यूज करते हैं हम लोग, इसके अलावा ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेटिंग क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर शेड्यूल एंड कैटेगरी, हाउ सिस्टम इज अंडरस्टैंडिंग सीपी इज फॉर एमआरपी, सीटी एंड सीएन इज फॉर सर्विसेज एंड डीएन इज फॉर रिटर्न्स। मतलब ऐसे क्या सेटिंग है जिसके थ्रू सिस्टम आपके जो मटेरियल है उसको कंट्रोल करता है, उसके शेड्यूलिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो फॉर कॉन्फ़िगरेशन दिस इज अ ट्रांजैक्शन कोड VOV6, ओके। और ये कॉन्फ़िग टी कोड है आपका VOV6, तो इसको ओपन कर दो अभी। अच्छा, ये ऑलरेडी ओपन है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारी नॉर्मल शेड्यूल एंड कैटेगरी जो है सीपी विच इज़ अवेलेबल हियर, ओके। तो इंडस्ट्री में अगर आप चाहो तो जो स्टैंडर्ड है उसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग न्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सीपी जो है उसको कॉपी करके यहाँ पे इसको पहले तो सिलेक्ट कर लो एंड देन क्लिक ऑन दिस कॉपी एज ऑप्शन, ओके। एंड यहाँ पे क्या कोड दोगे आप, आपको अगर न्यू क्रिएट करना है तो व्हाट कोड यू विल असाइन नाउ, टेल मी। ZCP. नहीं, 2 ही डिजिट है बस, आप जीपी कर दो बस, ठीक है।
तो जी तो कस्टमाइज हो गया, कस्टमाइज का साइन हो गया, पी मतलब जिससे कॉपी किया हमने उसका लेटर हमने ऐड कर दिया। पूरा तो पॉसिबल नहीं था बट इसलिए हमने जस्ट पी को ही असाइन कर दिया। बट अगर अवेलेबल नहीं होगा जीपी देन यू कैन ट्राई विथ वाईपी और समथिंग लाइक दिस। ओके, तो आई डोंट नो जीपी अवेलेबल है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, तो हम लोग कर देते हैं ओपी। ठीक है, तो ओपी अवेलेबल है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखो ये ओपी क्या होगा, ये आपका कॉपी हो गया, कॉपी ऑफ योर स्टैंडर्ड शेड्यूल एंड कैटेगरी। ठीक है, अब ये जो शेड्यूल एंड कैटेगरी दिस इज फॉर एमआरपी रिलेटेड आइटम, मतलब जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसी आइटम के लिए आपको इस शेड्यूल एंड कैटेगरी को यूज करना है। ओके, तो अगर आप चाहो तो ये डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, या फिर आपके क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इस डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हो एनी टाइम। ओके, अब देखते हैं फंक्शन। ये सेटिंग है जो आपके शेड्यूल एंड कैटेगरी को और आपके शेड्यूलिंग लाइन को कंट्रोल करती है। मतलब यहाँ पे जो सेटिंग है, वैसे यहाँ पे आइटम कैटेगरी जैसी या फिर हमारे डॉक्यूमेंट टाइप जैसे बहुत सारी सेटिंग नहीं है, कुछ 2-4 ही सेटिंग है विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होनी चाहिए एंड उसी पे ऊपर आप फोकस करो। ओके, तो सबसे पहले तो डिलीवरी ब्लॉक। ओके, अब डिलीवरी ब्लॉक हमने कहाँ देखा था, कहाँ असाइन किया था इसके पहले, और वो कैन टेल मी व्हाट इज डिलीवरी ब्लॉक। वी ऑलरेडी डिस्कस ऑन डिलीवरी ब्लॉक। We सर अगर क्रेडिट एक ही हुआ तो into the we use delivery block in sales document header level. Okay, or and where we assign it earlier, I mean where we saw this assignment, document type, right? Header. Yeah. ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ये आप यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उससे क्या कर सकते हो आप, आपका जो लाइन आइटम है उसको ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिलीवरी ब्लॉक। ओके, तो अगर आप चाहो तो किसी डिलीवरी इसको भी ब्लॉक कर सकते हो। डिलीवरी मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी कस्टमर से हमें ऑर्डर आई थी। ओके, कस्टमर ने हमें रिक्वेस्ट की कि उसको 26 को एंड सेकंड आइटम मतलब 50 क्वांटिटी उसको 26 को डिलीवरी करनी है एंड 50 रिमेनिंग जो है वो 29 को डिलीवरी करनी है। ओके, अब आपने क्या किया, आपने 1 महीने पहले ऑर्डर बना दी, मतलब मान लो कि ये ऑर्डर आपने दिसंबर मंथ में ही बना दी थी। ओके, अब मतलब इंडस्ट्री में कैसे होता है ना कि जैसे आप ऑर्डर बनाते हो एंड स्टॉक अवेलेबल है, तो कुछ बैकग्राउंड जॉब्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीवरी प्रोसेस कर देते हैं। मतलब आप जैसे ऑर्डर को सेव कर दोगे, ऑटोमेटिकली एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पे वो जॉब चलता है। जॉब मतलब एक प्री डिफाइन एक प्रोग्राम होता है। वो प्रोग्राम क्या करता है, आपके जितने भी ऑर्डर्स है जिनका जो स्टॉक अवेलेबिलिटी कंफर्म है या क्लियर है, ओके, या फिर जिसके अंदर कोई ब्लॉक नहीं है, उन सारे ऑर्डर को पिक करता है और उनकी डिलीवरी प्रोसेस कर देता है। दैट इज व्हाट द जॉब इज। ओके, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि इसको आपको कुछ 4-5 दिन पहले ही डिलीवर करना है प्लांट से। ओके, मतलब ऐसे नहीं कि आज मैंने 1 महीने पहले ऑर्डर बना दिया इमीडिएटली मैं कस्टमर को डिलीवरी करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे 26 को ही मटेरियल चाहिए, उससे 1 दिन पहले भी नहीं, उससे 1 दिन बाद में भी नहीं। आई वांट एग्जैक्ट ऑन 26। ओके, अब कंपनी के लिए चैलेंज ये है कि उनको डिलीवरी भी ऐसे टाइम पे करनी है कि मतलब रिसोर्सेज ऐसे प्लान करने कि बराबर उसको 26 को ही मटेरियल मिल जाना चाहिए। ओके, अब इस केस में हमने 1 महीने पहले ऑर्डर बना दी, राइट। अगर आप इस ऑर्डर को सेव कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो जॉब है वो उसको प्रोसेस कर देगा और डिलीवरी भी हो जाएगी। तो मतलब जैसे आपकी डिलीवरी क्रिएट हो जाती है, प्लांट वाले फिर अपने पिकिंग पैकिंग करके मटेरियल को डिस्पैच भी कर देते हैं। ओके, तो अब ये तो प्रॉब्लम है, अगर कस्टमर को प्री डिलीवरी मिल जाती है तो कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देगा। करेक्ट है, ऐसा होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैंने देखा है कि कस्टमर ऑर्डर ही कैंसिल कर देता है, उसको जिस दिन पे चाहिए उस दिन पे ही मटेरियल भेजना पड़ता है। तो अभी ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे जो ये जो लाइन आइटम है यहाँ पे ब्लॉक को अप्लाई कर देंगे। ओके, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, अब मैं मैनुअली असाइन कर रहा हूँ, बट अगर आप यहाँ पे असाइन करते हो ऑन शेड्यूल लाइन लेवल हियर, तो जैसे आप मटेरियल को एंटर करोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब आपको मैनुअली असाइन करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कस्टमर रिक्वेस्ट। अब ये जो ब्लॉक मैंने लगाया इसका मतलब ये होता है कि मतलब हम लोग या फिर सिस्टम इस दिन पे उसकी मतलब प्रोसेस नहीं करेगा डिलीवरी। जब तक हम ये ब्लॉक यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे तब तक इस लाइन आइटम की इस दिन पे डिलीवरी नहीं होगी। ओके, जब तक ये यहाँ पे असाइन है, तो हम लोग क्या करें, एक पर्टिकुलर लाइन आइटम को ब्लॉक करेंगे बाय असाइनिंग द डिलीवरी ब्लॉक ऑन शेड्यूल लाइन। ओके, फिर बाद में कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे 26 को चाहिए ही नहीं, मतलब मुझे
बस 50 क्वांटिटी चाहिए एंड वो भी मुझे 29 को ही चाहिए। ओके, मुझे ये वाला स्टॉक चाहिए ही नहीं, मुझे ये 50 चाहिए, वो भी 29 को ही चाहिए। अब यहाँ पे और एक इशू, फिर अब ये तो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका था, तो अब इसको कैसे रोकें? तो कोई टेंशन की बात नहीं, बस यहाँ पे ब्लॉक रहने दो। ओके, आपको बस क्या करना है, इस लाइन आइटम लेवल पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ओके, तो जब आप डिलीवरी क्रिएट करोगे तो सिस्टम आपको बस इस लाइन आइटम की जो 50 क्वांटिटी है उसकी डिलीवरी करने के लिए ही अलाउ करेगा। सिस्टम आपको इस 50 क्वांटिटी के लिए डिलीवरी करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। अगर आप मैनुअली भी करते हो या फिर ऑटोमेटिक जॉब से भी ट्राई करते हो तो भी सिस्टम इस लाइन आइटम लेवल की जो डेट है एंड जो क्वांटिटी है उसको अलाउ नहीं करेगा फॉर डिलीवरी प्रोसेसिंग। सिस्टम बस आपको ये जो 50 क्वांटिटी है उसी के लिए अलाउ करेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ब्लॉक ऑन शेड्यूल लाइन लेवल। शेड्यूल लाइन मतलब लाइन, ये जो शेड्यूलिंग डेट है उस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ऑन आइटम लेवल। ओके, अब इसका डिफरेंस समझो। शेड्यूल लाइन मतलब हर एक आपकी जो ऑर्डर क्वांटिटी उसकी एक डेट होती है, शेड्यूल डेट्स होती है, उसको हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 26 को कोई डिलीवरी नहीं होगी। ओके, बट 29 को जो फिक्स हमने किया था, जो कस्टमर ने अलाउ किया था, तो हमने 50 क्वांटिटी को 4-5 दिन पहले उसकी इस ऑर्डर की डिलीवरी कर दी एंड कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी कर दी हमने। बट ये जो लाइन आइटम है ये वैसे के वैसे ही रहेगा जब तक यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग द ब्लॉक ऑन शेड्यूल लाइन लेवल यू कैन स्टॉप द डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑन एनी पर्टिकुलर डेट। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डेट को आप स्टॉप कर सकते हो। ओके, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि बाय डिफॉल्ट ब्लॉक अप्लाई होना चाहिए जब भी ओपी, मतलब जब भी आपका कोई नॉर्मल आइटम है एंड उस नॉर्मल आइटम की एकदम से डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप कैसे क्या सजेस्ट करोगे बिजनेस को कि लाइक यू अप्लाई अ ब्लॉक एंड जब भी आपको डिलीवरी करना है कस्टमर को तो फिर आप वो ब्लॉक बस रिमूव कर दो। ये थोड़ा सा मैनुअल काम हो जाता है, बट ये सजेशन दे सकते हैं कि यू अप्लाई अ ब्लॉक। ओके, एंड जैसे आपको डिलीवरी करनी है कस्टमर को तो उसके एक हफ्ता भर पहले उस ब्लॉक को रिमूव कर दो एंड फिर सिस्टम आपके ऑर्डर को प्रोसेस कर देगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो ब्लॉक के अलग अलग आप रीज़न दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कस्टमर रिक्वेस्ट दे दी। ओके, तो वैसे ही आपने क्रिएट किया था शायद कॉन्फ़िगरेशन, राइट? आप, मैंने टास्क दिया था आप लोगों को ये करने के लिए, है ना? तो आप लोगों को पता है ये कहाँ से आते हैं, ये ब्लॉक्स एंड ऑल क्या है, कैसे कॉन्फ़िग करना है। तो आपके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी आप यहाँ पे बना के रीज़न भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉक का पर्पस समझ में आया? तो ब्लॉक कहाँ कहाँ होते हैं? हेडर लेवल पे होते हैं, आइटम लेवल पे भी होते हैं। ओके, तो ये याद रखना कि ब्लॉक का यूज़ क्या होता है या फिर आप कैसे सजेशन दे सकते हो कस्टमर को अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। ठीक है, ओके, उसके बाद ओके, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हो आप तो क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही वो शेड्यूल एंड कैटेगरी डिटरमाइन होती है तो आपका ब्लॉक भी वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, अप्लाई हो जाता है। आपको मैनुअली भी असाइन करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको रिमूव करना पड़ेगा मैनुअली। तो आप यहाँ पे कोई भी रीजन असाइन कर देना जो भी जैसे कस्टमर रिक्वेस्ट होनी चाहिए। तो जब भी अब वहाँ पे लाइन आइटम को ओपी शेड्यूल एंड कैटेगरी असाइन होगी, ये ब्लॉक वहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको असाइन करते हैं जब हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे पूरा एंड जब हम लोग ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे तब देखना कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस लाइन आइटम पे 91 ब्लॉक अप्लाई हो जाएगा। सारे लाइन जितने भी शेड्यूल लाइन डेट्स होंगे सबके लिए 91 ब्लॉक अप्लाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद मोमेंट टाइप हम लोग कल लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है तो इसको हम लोग कल कवर करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ ये फील्ड हमने कहाँ देखी थी? आइटम आरईएल फॉर डिलीवरी, आइटम रिलेवेंट फॉर डिलीवरी, यहाँ कहाँ कॉन्फ़िगर किया था हमने इसको? Where we saw this field, same field. कस्टमर मास्टर No. Anyone? No one? Atom category, sir. ओपन करता हूँ मैं आइटम कैटेगरी। ट्रांजैक्शन कोड याद है किसी को आइटम कैटेगरी कॉन्फ़िगरेशन का? VO V7.
ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आइटम कैटेगरी हमारे उसके अंदर ये फील्ड यहाँ पे ये वाले दिस वाले राइट, आइटम रिलेवेंट फॉर डिलीवरी, है ना। तो ये फील्ड यहाँ पे भी है ऑन शेड्यूल एंड लेवल, ठीक है, यहाँ पे भी। तो दोनों जगह पे अवेलेबल है, आप दोनों में से कहीं भी एक पे भी आप उसको टिक मार्क कर सकते हो, दोनों में से एक जगह पे होना चाहिए। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस है, फंक्शन ये कि ये टिक मार्क अगर होता है तो सिस्टम को समझता है कि जो आइटम है वो डिलीवरेबल आइटम है, नॉट सर्विस आइटम। ओके, तो अगर ये टिक मार्क होता है तभी आपको सिस्टम जो है आपको डिलीवरी करने के लिए अलाउ करेगा। ओके, अगर ये टिक मार्क नहीं होगा ऑन बोथ लेवल, आइटम कैटेगरी लेवल पे भी आपने इसको अनटिक करके रखा है, सपोज है आपकी नॉर्मल आइटम कैटेगरी, और नॉर्मल आइटम कैटेगरी के केस में आपने इसको अनटिक करके रखा है, एंड जो शेड्यूल एंड कैटेगरी डिटरमाइन हुई है उस केस में भी अगर ये अनटिक होगा तो फिर आपकी डिलीवरी क्रिएट नहीं होगी, सिस्टम आपको डिलीवरी क्रिएट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो ये दोनों फील्ड का पर्पज एक ही है, दोनों जगह पे अवेलेबल है, दोनों में से एटलीस्ट एक जगह पे ये असाइन होना चाहिए, बट आपको ये असाइन शेड्यूल एंड लेवल पे ही करना है, आइटम कैटेगरी में आपको इसको अनटिक कर देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है आइटम कैटेगरी लेवल पे, बिकॉज शेड्यूल लाइन जो है वो आपके डिलीवरी डेट्स को कंट्रोल करती है, तो इट इज़ मोर स्पेसिफिक कि आप शेड्यूल लाइन लेवल पे इसको टिक मार्क रहने दो। ठीक है, सो इट सिग्निफाइज कि आइटम डिलीवरेबल आइटम है या नहीं करना है। तो यस, ओपी मतलब क्या है कि एमआरपी वाला आइटम है, डिटर्मिनिस्टिक एमआरपी है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इट मीन्स हमें डिलीवरी भी करनी है इसकी। ओके, तो इसको टिक मार्क ही रहने दो। तो अगर सर्विस के केस में देखोगे तो होना चाहिए कि सर्विस के केस में मैं सर्विस की ओपन करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो देखो सर्विस के केस में क्या है, ये सर्विस वाली शेड्यूल एंड कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ब्लैंक है, मतलब सिस्टम क्या कर रहा है कि जैसे ही ये शेड्यूल एंड कैटेगरी असाइन हो जाती है उसको, तो सिस्टम को समझ जाता है कि जो आइटम है, जो मटेरियल है, ये नॉट रिलेवेंट फॉर डिलीवरी, इट्स अ सर्विस आइटम। और वो सिस्टम को कैसे पता चल रहा है, बाय यूजिंग दिस फील्ड। तो यहाँ पे अनटिक कर दो दोनों जगह पे, टैड जो आइटम कैटेगरी होगी वहाँ पे भी अनटिक होगा, अगर आप देखोगे टैड आइटम कैटेगरी को विच इज़ फॉर सर्विस, तो यहाँ पे ये ब्लैंक है। ओके, ऑल्सो जो शेड्यूल एंड कैटेगरी डिटरमाइन हो रही है सीटी विच इज़ फॉर सर्विसेज, इसमें भी ये ब्लैंक है, राइट। तो इससे सिस्टम को पता चलता है कि ये सर्विस आइटम है, नॉट रिलेवेंट फॉर डिलीवरी। ठीक है, तो जब भी आप कोई शेड्यूल एंड कैटेगरी कॉन्फ़िग कर रहे हो तो आपको चेक करना है कि ये किस आइटम के लिए आप बना रहे हो, नॉर्मल आइटम के लिए क्रिएट कर रहे हो या फिर सर्विस आइटम के लिए कर रहे हो या फिर और रिटर्न के लिए बना रहे हो या थर्ड पार्टी के लिए बना रहे हो, उस बेसिस पे आपको इसको टिक मार्क करना है। ओके, ऑलराइट, तो अभी वापस से हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको वापस से टिक मार्क कर देता हूँ, हमारा क्या था, ओटी था ना। ओके, तो इसको मैं वापस से टिक मार्क कर देता हूँ। ये बाकी का जो जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है आप अभी के लिए स्किप कर दो, बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑर्डर टाइप, आइटम कैटेगरी, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप। तो इसको मैं आपको थर्ड पार्टी की प्रोसेस जब आएगी तब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका यूज़ क्या है। ओके, तो अभी आप इसको स्किप कर सकते हो, अभी के लिए आप ये डिलीवरी ब्लॉक मूवमेंट टाइप में कल बताऊंगा, छोटा सा टॉपिक ही है, तो इसको कल हम लोग कवर करेंगे, एंड ये फील्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है ट्रांजैक्शन फ्लो के ऊपर। तो इनकम्प्लीशन लॉग सबको पता है अभी क्या कैसे कॉन्फ़िग करना है इनकम्प्लीशन लॉग, राइट, हमने हेडर लेवल पे भी देखा था, राइट। तो सेम वैसे ही आपको आइटम लेवल पे शेड्यूल, अब शेड्यूल लाइन पे कौन कौन सी फील्ड्स है आपकी, आप उसको ये कर सकते हो मैंडेटरी, जैसे यहाँ पे डिलीवरी डेट्स होनी चाहिए, ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी मैंडेटरी, है ना, आप ऐसे कर सकते हो। तो वो कहाँ से कंट्रोल होगा, शेड्यूल एंड कैटेगरी के फील्ड्स का इनकम्प्लीशन यहाँ से। ओके, तो प्रोसीजर आपको पता है, प्रोसीजर क्या होती है, प्रोसीजर मतलब इसके अंदर आपने वो फील्ड्स को ऐड करके रखा है, याद है हमने टेबल्स एंड फील्ड्स को ऐड किया था प्रोसीजर के अंदर, स्टेटस फील्ड है ना, राइट, स्टेटस फील्ड एंड ऑल। तो वो जो प्रोसीजर होती है जिसके अंदर हमने फील्ड्स को ऐड किया है, वो प्रोसीजर यहाँ पे असाइन है, मतलब आपके शेड्यूल एंड कैटेगरी को कनेक्टेड है, राइट। जो हेडर को कॉन्फ़िग किया था प्रोसीजर हमने, तो किसको असाइन की थी वो प्रोसीजर, हेडर वाली, अगर मुझे हेडर प्रोसीजर होगी मेरी तो मैं किसको असाइन करूंगा, वो आइटम कैटेगरी को असाइन करूंगा कि डॉक्यूमेंट टाइप को असाइन करूंगा, डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप। क्यों, बिकॉज इट इज फॉर हेडर, राइट, पूरे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल, मतलब हेडर का जो पार्ट है उसकी फील्ड्स हमने प्रोसीजर में ऐड की थी, एंड अगर आइटम को करना है तो आइटम कैटेगरी लेवल पे। ओके, तो वैसे ही अब शेड्यूल एंड कैटेगरी की जो फील्ड्स है आपको कंट्रोल करनी है, कुछ मैंडेटरी करना है, तो आप यहाँ पे ये जो प्रोसीजर दिख रही है उसके अंदर वो फील्ड्स एंड टेबल्स को ऐड करोगे,
एंड वहाँ पे स्टेटस सेट करोगे एंड वो जो प्रोसीजर है आप यहाँ पे असाइन करोगे, ठीक है। ऑलरेडी असाइन है, बस आपको बस ऐड कर देना उसके अंदर, ओके। अब उसके बाद ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है आपके शेड्यूल एंड कैटेगरी का। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं अवेबिलिटी। अवेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे आप मेटल को एंटर करते हो ऑर्डर के अंदर, इमीडिएटली आपका अवेबिलिटी चेक ट्रिगर होता है। अवेबिलिटी चेक हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो, मेटल मास्टर के अंदर याद है टैब कौन सा है जिसके अंदर सेल्स जनरल प्लांट डाटा, सॉरी सेल्स जनरल प्लांट डाटा। हाँ करेक्ट, राइट। इको कहाँ से आ रही है? आशीष तो म्यूट कर दो, आपके यहाँ से इको आ रहा है। ओके, थैंक यू। तो ये अवेबिलिटी चेक जो होता है ये हमने मेटल मास्टर के अंदर एंटर करके रखा है, अगर आपको याद हो तो उससे क्या होता है कि जैसे आप मेटल को एंटर करते हो तो सिस्टम सबसे पहले आपके स्टॉक में जाके चेक करता है कि अवेलेबिलिटी कितनी स्टॉक की। जैसे यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है, जैसे हमने ऑर्डर क्वांटिटी 50 एंटर की तो सिस्टम यहाँ पे 50 क्वांटिटी कंफर्म बता रहा है। कैसे बता रहा है? बिकॉज सिस्टम आपके प्लांट के स्टॉक में जाके चेक कर रहा है भाई कि फिजिकली स्टॉक कितना है वहाँ पे, ओके। तो ये तभी चेक करेगा जब आप यहाँ पे उसको टिक मार्क करोगे। मतलब मेटल मास्टर में तो हम लोग असाइन करेंगे कि अवेबिलिटी चेक कैसे होगा, बट वो चेक करना ही नहीं करना है, वो आपको यहाँ से सिस्टम को बताना है कि जो लाइन आइटम एमआरपी वाला लाइन आइटम है उस केस में तो हमें चेक करना पड़ेगा स्टॉक अवेलेबल है क्या नहीं। तो अगर आप ये टिक मार्क कर देते हो तो सिस्टम अवेलेबिलिटी चेक करेगा, बट अगर अनटिक कर दोगे तो फिर आपकी यहाँ पे जो कंफर्मेशन है वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगी, बिकॉज सिस्टम वो जो चेक होता है वो रन ही नहीं कर पाएगा, ओके। तो यहाँ पे वो होता है अवेलेबिलिटी चेक। यू कैन सी हियर, ये जो आइटम अवेलेबिलिटी जो दिख रहा है, अभी हमारा स्टॉक कंफर्म है इसलिए वो रन नहीं होगा, बट अगर आप पे स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो यहाँ पे आप जैसे इसको ये जो दिख रहा है ना आइकन, इसको जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो सिस्टम फिर से स्टॉक में जाके चेक करेगा कि स्टॉक आया कि नहीं। अगर कंफर्म स्टॉक अवेलेबल है तो इमीडिएटली आपकी जो ऑर्डर क्वांटिटी उसके अगेंस्ट में कंफर्म क्वांटिटी शो हो जाती है, ओके। तो आप यहाँ से भी अवेलेबिलिटी चेक को कंट्रोल कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे नॉर्मल आइटम्स के लिए तो हमें इसको अवेलेबिलिटी चेक को हमेशा टिक मार्क करना है, बट सर्विस आइटम्स हो गया, ओके, तो उस केस में हमारा कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सर्विस की कैटेगरी ओपन करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? बिकॉज हमें दिखाना है कि डेट्स कब सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है हमें, ओके। सॉरी, मैंने बोला कि नहीं होता है, बट यहाँ पे होता है, मैं भी भूल गया था, सॉरी। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी की डेट जो होती है सर्विस की वो शो करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे भी होगा। बट अगर डिलीवरी की बात करें तो क्या, रिटर्न की बात करें तो क्या होगा कि यहाँ पे रिटर्न के केस में नो अवेलेबिलिटी। वाई? बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी हमने कस्टमर को दे ही दिया था, अब बस वो रिटर्न आ रहे हैं। तो उस केस में आपको स्टॉक चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि बिकॉज वो वापस आ रहा है, राइट। हम मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए अगर आप रिटर्न जो शेड्यूल एंड कैटेगरी उसको चेक करते हो तो इट इज़ ब्लैंक, नो नीड टू चेक द अवेलेबिलिटी, ओके। थर्ड पार्टी के केस में क्या होगा? देखो यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी ब्लैंक होगी। क्यों? बिकॉज थर्ड पार्टी केस में आपका वेंडर डिलीवरी कर रहा है, यू आर नॉट डिलीवरिंग दैट आइटम। इसका मतलब आपके प्लांट में स्टॉक है ही नहीं, तभी तो आप थर्ड पार्टी कस्टमर वेंडर से कर रहे हो, राइट। तो इसलिए CS जो शेड्यूल एंड कैटेगरी विच इज फॉर थर्ड पार्टी आइटम्स एंड हियर इट इज ब्लैंक, ओके। तो थर्ड पार्टी का जो प्रोसेस है सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने बोला कि ये जो ऑर्डर टाइप एंड आइटम कैटेगरी ये जो फील्ड्स है हम थर्ड पार्टी के टाइम डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ क्या है। ये सिर्फ उसी थर्ड पार्टी केस में हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? No, sir. ओके, नो सर। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी चेक का समझ में आ गया। आपको इसको टिक मार्क कब करना है? जब आपका मटेरियल आपको लगता है कि उसकी जो डेट्स है वो कंफर्म होनी चाहिए, शो होनी चाहिए, ओके। एंड सिस्टम शुड चेक द स्टॉक, okay, in plant stock system should check the stock availability and based on that it should confirm the confirmation against the order quantity, तब आपको इसको टिक मार्क कर देना है, ओके। अब उसके बाद दूसरा जो ये ऊपर है REQ मतलब होता है रिक्वायरमेंट असेंबली, ओके। सो रिक्वायरमेंट असेंबली मतलब रिक्वायरमेंट होता है बेसिकली। तो क्या होता है कि जैसे ही अवेलेबिलिटी चेक रन होता है तो वो चेक करता है स्टॉक है क्या नहीं।
अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जितने भी ऑर्डर क्वांटिटी है, तो सिस्टम ट्रिगर्स द एमआरपी एंड इट पासेस द ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट। मतलब ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट मतलब एक नोटिफिकेशन होता है प्रोडक्शन को कि जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसके अगेंस्ट में स्टॉक अवेलेबल नहीं है एंड वो स्टॉक जो है मैन्युफैक्चर करके अवेलेबल करके देना पड़ेगा। So that notification goes to production team against the sales order. Okay. तो अगर स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं है तो सिस्टम शुड ट्रांसफर दैट रिक्वायरमेंट टू प्रोडक्शन और नॉट, ये आपको यहाँ से डिसाइड करना है। तो यस, एमआरपी वाला आइटम है तो हमें स्टॉक अवेलेबिलिटी कंफर्म करके देनी पड़ेगी, तो इसलिए हमें इसको भी टिक मार्क करना पड़ेगा। अगर आप ये अनटिक कर दोगे तो अगर आप जैसे ही सेल्स ऑर्डर एंटर करते हो विथ मटेरियल, तो अगर जितना स्टॉक अवेलेबल है प्लांट में तो कंफर्म हो जाएगा, बट अगर प्लांट में स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो आपके प्रोडक्शन को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसका मतलब फिर प्रोडक्शन नहीं होगा आपके ऑर्डर के अगेंस्ट में एंड फिर स्टॉक अवेलेबल ही नहीं होगा। ओके, तो ये टिक मार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रोडक्शन को इंटीमेशन मिलता है कि प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है अगेंस्ट ऑर्डर। ओके, तो इसको भी आपको टिक मार्क रखना है हमेशा। इसको भी नॉर्मल आइटम के केस में इसको आप टिक मार्क के रखना। सर्विस के केस में no need of this requirement assembly. Okay, even for return also no need of this requirement assembly. Okay, and third party case में blank. Okay, only जो MRP item है उसी केस में we need this tick mark. Okay, एंड फिर लास्ट में जो है प्रोडक्ट एलोकेशन। तो प्रोडक्ट एलोकेशन मतलब जो प्रोडक्ट जैसे सिस्टम को मिल जाता है स्टॉक अवेलेबिलिटी एंड ऑल, तो आपके ऑर्डर के अंदर इसको असाइन करने का काम कभी होगा जब आप इसको टिक मार्क करोगे। अलोकेशन, स्टॉक अलोकेशन, प्रोडक्शन क्रिएट हो गया, प्रोडक्शन से मटेरियल रेडी हो गया, उसका अलोकेशन सेल्स ऑर्डर को करने के लिए इसको हमें टिक मार्क कर देना है। ठीक है, सो दिस टिक मार्क इज ऑल रिलेटेड टू द चेकिंग ऑफ योर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट टू योर सेल्स ऑर्डर। इसके लिए आपको ये तीनों के तीनों टिक मार्क यूज करने हैं। ठीक है, तो ये तभी यूज करेंगे आप जब एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर आपको असाइनमेंट करना है, अलोकेट करना है स्टॉक टू योर ऑर्डर, देन ओनली यू हैव टू टिक मार्क दिस। बट फॉर नॉर्मल केसेस, अदर केसेस जैसे थर्ड पार्टी, रिटर्न एंड सर्विस के केस में नो नीड टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, बिकॉज वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं चेक करनी है या फिर हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। ओके, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सिस्टम को आपको यहाँ से ट्रिगर करवाना है। ठीक है, तो अभी ये जो शेड्यूल एंड कैटेगरी वो तो डिटर्मिनिस्टिक एमआरपी है, इसलिए हमने इसको टिक मार्क किया, बट बाकी केस में दिस शुड बी ब्लैंक ऑलवेज। ओके, आपको इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये आप एक बार कंपेयर कर लेना नॉर्मल